हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी चैनल आरएस क्लासेस। फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम केशवानंद भारती मामले को डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, 24 अप्रैल 1973 को केशवानंद भारती मामले पे सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया था। तो एक तो इस जजमेंट की डेट 24 अप्रैल 1973 इसके लिए बहुत फेमस है। साथ ही साथ ये जो डेट है, इसी दिन हमारे महान क्रिकेटर भारत रत्न सचिन तेंदुलकर का क्या हुआ था, जन्म हुआ था। तो इसलिए भी 24 अप्रैल 1973 बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये जजमेंट जो आया था, इसे कहा गया था कि ये संविधान का रक्षक है, हमारे लोकतंत्र का क्या है, रक्षक है। हमारा संविधान और लोकतंत्र अगर जिंदा है तो इस जजमेंट से, इस पूरे मामले को हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम क्या करेंगे, इसके बैकग्राउंड को थोड़ा डिस्कस करेंगे। बैकग्राउंड जाने बिना आप इस मामले को समझ नहीं पाओगे कि इस मामले में ऐसा क्यों हुआ। फ्रेंड्स, अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर करना। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब इट एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। फ्रेंड्स, जैसा मैंने बताया कि अपना आज का टॉपिक क्या है, केशवानंद भारती मामला है। तो फ्रेंड्स, इसके बैकग्राउंड को अगर डिस्कस करेंगे तो आपको पता है कि हमारा संविधान लागू कब हुआ था, 26 जनवरी 1950 को। कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था। और हमारा संविधान बन कब गया था? 26 नवंबर 1949 को। इस तारीख को हमारा संविधान बन गया था। तो संविधान सभा ने जब संविधान बनाया तो काफी समय लिया था, लगभग 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, टोटल इतना समय लिया था। और उस पूरे समय में बहुत ज्यादा डिस्कशन हुए, बहुत विचार विमर्श हुआ, बहुत बहस हुई, और लास्ट में हमारा संविधान बना। और एक संविधान की खास बात यह है कि हमारा जब संविधान बना तो संविधान सभा ने इसमें कभी भी वोटिंग नहीं की। सब पूरा संविधान बनाया गया आम सहमति से। अगर किसी मुद्दे पे कोई अगर विरोध में भी था तो सब लोग एक जगह बैठ के उस पर आम सहमति बनाई और फिर हमारा संविधान बनाया गया है। इसलिए हमारा संविधान आज तक चल रहा है और बहुत ही मजबूत संविधान है। ठीक है फ्रेंड्स, अब जैसे संविधान जब हमारा देश आजाद हुआ था, तो जब आजाद हुआ तो उस समय देश के पास इतने रिसोर्सेस भी नहीं थे। संविधान तो हमने पूरा उस समय की परिस्थिति के हिसाब से बनाया था कि उस समय लोगों के दिमाग में क्या चल रहा था, उस समय की परिस्थिति क्या थी, उस हिसाब से संविधान बना था। हालांकि संविधान में ज्यादा कमियां नहीं थी, लेकिन उसके बाद भी कुछ जो समय आगे समय आया, समय के हिसाब से कुछ इसमें कमियां भी रही। उन कमियों में सुधार भी हुआ, जिसे बोला गया संविधान संशोधन। तो फ्रेंड्स, ये जो संविधान बना था तो उसमें कुछ चीजें हैं इनिशियल में शामिल हो गई थी, जैसे मूल अधिकार आपको जैसे पता ही है, स्वतंत्रता, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा और संस्कृति का जो माइनॉरिटीज के लिए है, अल्पसंख्यक के लिए वो अधिकार, साथ ही एक और था संपत्ति का अधिकार। जिस संपत्ति के अधिकार से रिलेटेड है पूरा आपका केशवानंद भारती मामला। और कुछ जो मूल अधिकार है वो भी इसमें आएंगे, वो मैं आपको बता देता हूँ वो क्या क्या है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको बताया कि आपके मूल अधिकारों में आर्टिकल नंबर 14, आर्टिकल नंबर 15, 19, 26, 31। ठीक है फ्रेंड्स, ये मूल अधिकारों में जो आर्टिकल है, आर्टिकल 14 क्या कहता है कि विधि के समक्ष हम सभी समान है और सभी को विधि का यानी कानून का समान संरक्षण प्राप्त होगा। 15 क्या कहता है कि कोई भी राज्य की परिभाषा आपके आर्टिकल नंबर 12 में दे रखी है। कोई भी राज्य आपके साथ केवल लिंग, जाति, धर्म, जन्म स्थान और वंश के आधार पे आपके साथ कोई भेदभाव नहीं करेगा। आर्टिकल 19 क्या कहता है
इसमें आपको वाक व अभिव्यक्ति की यानी एक्सप्रेशन की क्या है, स्वतंत्रता है। आप कोई भी सम्मेलन कर सकते हो या कोई भी सभा कर सकते हो, लेकिन उस समय आपके पास क्या नहीं होना चाहिए, हथियार नहीं होने चाहिए। यानी बिना आर्म्स के आप कोई सम्मेलन कर सकते हो, आप कोई सोसाइटी बना सकते हो, कोई संघ बना सकते हो, आप देश में कहीं भी घूम सकते हो, आप देश में कहीं भी रह सकते हो, कोई भी आप व्यापार कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज और थी, वो था 19F यानी च, हिंदी में कहोगे तो च। उसमें था कि कोई भी व्यक्ति संपत्ति अर्जित कर सकता है, यानी कमा सकता है या फिर खरीद सकता है, उसको रख सकता है, बेच सकता है, या फिर क्या कर सकता है, उसका गिफ्ट दे कर सकता है। अगर किसी को गिफ्ट करना चाहे तो गिफ्ट कर सकता है। आर्टिकल 26 क्या कहता है कि आप कोई भी धार्मिक समुदाय या उसका कोई भाग किसी धार्मिक या चैरिटेबल काम के लिए किसी संस्था का या किसी धार्मिक समूह का, यानी धार्मिक संस्था का क्या सॉरी धार्मिक संस्था का क्या कर सकता है, गठन कर सकता है। और साथ ही क्या कर सकता है, किसी धार्मिक विषय के लिए उसका प्रबंधन कर सकता है, उसका मैनेजमेंट कर सकता है। साथ ही साथ क्या है, इस धार्मिक संगठन में, धार्मिक समूह या संस्था में क्या कर सकता है, वो अगर कोई चल या अचल संपत्ति अर्जित कर सकता है। मतलब जैसे कोई मंदिर बनाया तो मंदिर में मान लो लोगों ने जमीन दान की, तो ये जमीन उस धार्मिक संस्था में आ गई। साथ ही आपने कोई दान दिया यहाँ पे मंदिर में, तो वो दान भी मंदिर का हो गया। इसमें आप सरकार आपसे छीन नहीं सकती। तो इस मंदिर का जो मैनेजमेंट कर रहा है वो इसका मैनेजमेंट कर सकता है, किसके अनुसार, विधि के अनुसार इसका क्या कर सकता है, प्रशासन कर सकता है। और इसमें क्या करेगी, जैसे मंदिर का पैसा है, दान का पैसा है या उसकी भूमि है, इसमें सरकार का अधिकार नहीं होगा। तो ये इस आर्टिकल 26 में था। फिर आपका आर्टिकल 31 है, वो क्या कह रहा है, वो कहता है कि ये है, इसे बोला जाता है संपत्ति का अधिकार। तो इसमें क्या है कि आपकी जो संपत्ति है उसको कोई आपसे एक्वायर नहीं कर सकता, आपसे कोई छीन नहीं सकता, आपको संपत्ति के जो अधिकार है उससे वंचित नहीं कर सकता। अगर कोई वंचित करता है तो आपके पास इसके खिलाफ अधिकार है। साथ ही साथ अगर मान लो कोई राज्य है, राज्य मतलब या तो देश, मतलब राज्य का मतलब क्या है, आर्टिकल 12 में राज्य की परिभाषा दे रखी है। राज्य का मतलब या तो देश या केंद्र सरकार या राज्य सरकार या राज्य विधान परिषद या फिर नगर पालिका या नगर पंचायत, सब किस में आते हैं, राज्य में आते हैं। तो राज्य आपके क्या कर सकता है, अगर मान लो कोई रोड बननी है, अगर मान लो एक जगह से लेकर दूसरी जगह तक रोड बननी है, इसमें लोगों की जमीन आ रही है, तो ये जमीन राज्य आपसे ले सकता है। लेकिन इसके लिए दो शर्तें होंगी कि अगर राज्य क्या है जमीन लेगा तो पब्लिक हित के लिए लेना चाहिए, सार्वजनिक हित के लिए लेना चाहिए, यानी लोगों का इसमें हित होना चाहिए। तो रोड में क्या है, लोगों का हित है, तो इसके लिए ले सकता है। या फिर मान लो कोई यहाँ डैम बनना है, डैम बनना है तो डैम के लिए ले सकता है। तो ऐसे में मान लो जमीन तो ले सकता है, लेकिन क्या करेगा फिर, अगर जमीन लेगा तो उस जमीन का क्या करेगा, राज्य आपको हर्जाना देगा, यानी इसका कंपेंसेशन आपको मिलेगा। तो ये आर्टिकल 31 में था। ठीक है फ्रेंड्स, अब ये 5 आर्टिकल आपको समझ में आ गए होंगे। ये सब किसमें है, मूल अधिकार में है। अब मूल अधिकारों की खास बात क्या है, अगर किसी मूल अधिकार का हनन होता है, अगर आपके मूल अधिकार को कोई छीनता है, तो आपके पास ऑप्शन होता है कि आप चाहो तो हाई कोर्ट चले जाओ, या आपका मन करे कि मैं सुप्रीम कोर्ट में जाऊंगा डायरेक्ट, तो आप डायरेक्टली कहां जा सकते हो, आर्टिकल 32 के तहत कहां जा सकते हो, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं कि आप हाई कोर्ट नहीं जा सकते, हाई कोर्ट भी जा सकते हो और आप चाहो तो सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हो। ये आपके पास इन मूल अधिकारों में एक मेन आपको जो राइट दे रखा है वो इसमें शामिल है आर्टिकल 32 के तहत। ठीक है फ्रेंड्स, इतना आपको समझ में आ गया। अब ये बात आपको समझ में आ गई, और एक और इसका आर्टिकल मैं आपको बता देता हूँ, वो आर्टिकल नंबर है 368, जिसके तहत क्या होता है, संविधान संशोधन होता है। क्या होता है, संविधान संशोधन होता है। वो किसके तहत होता है, आर्टिकल 366 के तहत। और संविधान संशोधन में आपको पता है
क्या चाहिए, किसी भी अगर अपने संविधान में संशोधन करना है तो क्या चाहिए आपको, 368 के तहत आपको संविधान संशोधन करना है तो आपको विशेष बहुमत चाहिए। विशेष बहुमत क्या होता है, संसद के चाहे अगर लोकसभा और राज्यसभा दोनों की जो संख्या है उसका आधे से अधिक एक अधिक, यानी आज अगर 50 है तो उसे 51, 545 है तो यानी 273, आधे से अधिक, और जो उपस्थित सदस्य हैं जो वोटिंग कर रहे हैं उनका 2/3 बहुमत होगा, तभी आप संविधान में संशोधन कर सकते हैं, अदरवाइज संसद संविधान में संशोधन नहीं कर सकती। ठीक है फ्रेंड्स, तो संविधान संशोधन के लिए क्या चाहिए, विशेष बहुमत। क्या चाहिए, विशेष स्पेशल मेजोरिटी। ठीक है, विशेष बहुमत। अब एक इसके साथ एक और चीज है, वो क्या थी, डीपीएसबी। क्या थी, डीपीएसबी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ, डीपीएसबी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी राज्य के नीति के निर्देशक तत्व है। यानी इसमें क्या कहा गया है कि राज्य का कर्तव्य बनता है कि वो नागरिकों के लिए क्या क्या करे, वो इसमें दे रखा है। तो इसमें एक आर्टिकल है 39, डीपीएस में क्या है, आर्टिकल नंबर 39, और 39 डीपीएस में कहां से कहां तक है, आर्टिकल कितने से, 36 से लेकर 51 तक है। तो जो 39 नंबर आर्टिकल है उसमें क्या, दो क्लोज है, एक बी और एक सी। बी में क्या कहा गया है कि सामाजिक हित के लिए जो सामुदायिक संसाधन है तो उनका क्या होना चाहिए, समान आवंटन होना चाहिए। यानी कोई भी ऐसे संसाधन जो उत्पादन के संसाधन है, जैसे जमीन है, तो जमीन क्या है, सब लोगों को समान रूप से मिलनी चाहिए। यानी किसानों में समान रूप से जमीन का बंटवारा हो, या बाकी जो लोग हैं उनमें क्या है, जमीन का समान बंटवारा हो। साथ ही साथ धन या जो उत्पादन के साधन है उन और धन और उत्पादन के साधनों का क्या ना हो, संकेंद्र नहीं हो, यानी सब एक ही आदमी के पास न हो। ये बी में तो ये कहा गया है कि जो उत्पादन के साधन है या जो उत्पादन के साधन है उनका क्या होना चाहिए, समान आवंटन होना चाहिए। क्या होना चाहिए, समान, यानी लोगों में बराबर वितरित होना चाहिए। और बी क्या कह रहा है, ये सी क्या कह रहा है कि जो एक व्यक्ति के पास क्या नहीं होना चाहिए, पूरी पूंजी एक ही व्यक्ति के पास नहीं होनी चाहिए, पूरी जो उत्पादन के साधन है वो भी, यानी जैसे कि जमीन एक ही आदमी के पास नहीं होनी चाहिए। ये आपका क्या कहता है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहते हैं। ये चीज आपको समझ में आ गई। अब हम आगे बढ़ेंगे, अब पूरा टॉपिक इन्हीं पे टिका रहेगा, अब आप देखते रहना। अब क्या है, जब हमारा देश आजाद हुआ था 1947 में, क्या हुआ 1947 में, अब इस आजादी का मतलब क्या था, आजादी का मतलब क्या था, आजादी का मतलब था हर एक व्यक्ति के लिए आजादी का मतलब अलग अलग। यानी अगर कोई महिला है तो उसके लिए आजादी का मतलब अलग था, अगर कोई बच्चा है तो उसके लिए आजादी का मतलब अलग था, अगर कोई किसान है तो उसके लिए आजादी का मतलब अलग था, और कोई जो जैसे जो संसद में जो लोग बैठे थे जिन्हें क्या कहते हैं, जो स्वतंत्रता सेनानी थे, उनके लिए आजादी का मतलब अलग था। अब वो कैसे था, कुछ लोग चाहते थे कि मैं अंग्रेजों से छुटकारा पाऊं, कुछ लोग क्या चाह रहे थे, जैसे किसान है, किसान क्या चाह रहा था, किसान का था कि मुझे जमींदार से छुटकारा दे दो, यही मेरे लिए आजादी है, जमींदार से छुटकारा दे दो, यही मेरी आजादी है। महिला क्या चाह रही थी, मुझे समाज में इज्जत की जिंदगी मिले, साथ ही मुझे बराबर का दर्जा मिले, बराबर का दर्जा मिले। जो गरीब लोग थे वो क्या चाहते थे कि मुझे आजीविका के साधन मिल जाए, या मुझे कोई ऐसा रोजगार मिल जाए, रोजगार या फिर आजीविका का साधन। तो फ्रेंड्स, हर एक व्यक्ति के लिए आजादी का मतलब एक नहीं होता है। देखो मैंने बताया, जैसे किसान के लिए क्या, मुझे जमींदारों से छुटकारा दे दो, या फिर बिचौली से छुटकारा दे दो। महिला क्या चाहती थी कि मुझे भी एक समान स्तर की जिंदगी मिले, इज्जत की जिंदगी मिले, बराबर का मुझे स्तर मिले समाज में, मुझे पुरुषों के बराबर समझा जाए। और गरीब व्यक्ति क्या चाहता है, मुझे रोजगार मिल जाए, मेरी रोटी मिल जाए, यही मेरे लिए आजादी है। ये आजादी का मतलब था। अब देखो आजाद हो गया देश, लेकिन इससे क्या इन लोगों को आजादी मिली, क्या इन्हें जमींदार से छुटकारा मिला, क्या महिला को बराबर का दर्जा मिला,
क्या क्या गरीबों को रोजगार मिला? तो फिर आजादी का मतलब क्या हुआ? अब इसके लिए क्या करेगा? राज्य को कुछ करना पड़ेगा। जो संविधान में लिख दिया कि राज्य का ये कर्तव्य होता है कि वो जैसे आर्टिकल 39 में क्या कहा था कि वो जो उत्पादन के साधन है उनका सम्मान वितरण हो सामाजिक हित के लिए, और किसी एक व्यक्ति के पास पूंजी एकत्रित नहीं हो। अब वो कैसे कर सकता राज्य? अब देखो, देश जब आजाद हुआ तो देश के पास इतना पैसा नहीं था कि वो आदमी, उस समय आपको पता है कि जैसे जमींदार के पास जो जमीन थी उसमें किसान कैसे काम करता था? किसान एक बटाईदार के रूप में काम करता था। हम एक एग्जांपल लेके काम आगे बढ़ेंगे। बटाईदार के रूप में काम करता था। अब पूरी संपत्ति का मालिक कौन था? ये जमींदार। किसान क्या था? सिर्फ यहाँ मेहनत करता था और मिलता कितना था इसको? 1/10 भाग या 2/10 भाग, 1/5 भाग, ऐसे कुछ हिस्सा मिलता था। कुछ नहीं मिलता था, मतलब इतना ही मिलता था कि ये अपना पेट पाल सके, बाकी ज्यादा कुछ नहीं कर सके। अब ये किसान जब इतना ही मिल रहा था, पूरी जमीन इस किसान के पास, इस जमींदार के पास थी। किसान के पास खुद की जमीन नहीं थी, खेती भी कर रहा था, मेहनत भी कर रहा था, और सारा खा कौन रहा था? जमींदार। यानी यहाँ पूंजी का केंद्र कौन हो गया? जमींदार। और डीपीएस भी क्या कहती है कि पूंजी का कोई एक व्यक्ति के पास संकेंद्रण नहीं हो, लेकिन यहाँ तो जमींदार के पास संकेंद्रण है। अब संविधान ये भी कह रहा है कि एक व्यक्ति के पास नहीं हो। संविधान ये भी कह रहा है कि एक व्यक्ति के पास पूंजी का संकेंद्रण नहीं हो, यानी पूंजी एक ही व्यक्ति के पास नहीं हो। साथ ही ये भी कह रहा है कि आपको आर्टिकल 19 एक्ट के तहत और 31 के तहत क्या कह रहा है कि आपके पास, आपको संपत्ति रखने का अधिकार है। आप कितनी भी संपत्ति रख सकते हो, उसको बेच सकते हो, खरीद सकते हो। ये कह रहा है, और ये कह रहा है कि आपकी संपत्ति कोई छीन नहीं सकता। तो अब राज्य बताओ कैसे करेगा काम? राज्य के पास ऑप्शन है क्या? अब राज्य के पास ऑप्शन क्या है? या तो राज्य क्या करे, ये इसकी संपत्ति खरीद ले, इसकी जमीन खरीद ले जमींदार की, और किसानों को मार दे। तो इसके लिए क्या चाहिए? पैसा चाहिए, वो राज्य के पास है नहीं। मैंने बताया कि इतना पैसा राज्य के पास है नहीं। तो फिर दूसरा ऑप्शन क्या है? जबरदस्ती इसकी जमीन छीन ले और किसानों को मार दे। अब जबरदस्ती छीनेगा तो फिर ये चला जाएगा कहाँ? मूल अधिकारों के हनन के आधार पर कहाँ चला जाएगा? सुप्रीम कोर्ट। ये होगा ना, ये क्या होगा? आर्टिकल 19 और आर्टिकल 31 के हिसाब से कहाँ चला जाएगा? सुप्रीम कोर्ट। कि भाई मेरी जमीन है, क्यों भी जा रही है, मुझे मेरी जमीन रखने का अधिकार है, मेरी संपत्ति का अधिकार है, और इसका हनन हो रहा है, यानी मेरे अधिकारों को छीना जा रहा है, तो ये सुप्रीम कोर्ट चला जाएगा। तो ऐसे में क्या हुआ कि जब हमारे जवाहरलाल नेहरू प्राइम मिनिस्टर थे 1951 में, उन्होंने क्या किया कि ऐसे तो फर्क पड़ेगी नहीं, क्योंकि ऐसा करते ही पहला मामला चला गया। जो 2-4 मामले थे वो मैं बता देता हूँ। एक शंकरी प्रसाद का मामला था। शंकरी प्रसाद 1951 में शंकरी प्रसाद मामला। फिर सज्जन सिंह, शंकरी प्रसाद बिहार के थे, सज्जन सिंह थे राजस्थान के, 1965। उसके बाद में आया गोलकनाथ, ये आया कितना? 1967 में। तो पहला मामला शंकरी प्रसाद का मामला पहुंच गया भाई, जब राज्य ने क्या किया, ये इनकी जमीन लेके किसानों को दिया, यानी उसको बोला गया क्या? लैंड रिफॉर्म अधिनियम लाए। और क्या किया कि जो जमींदारों की संपत्ति थी, वो क्या किया? किसानों में दिया। ठीक है। अब लैंड रिफॉर्म क्या है? लैंड रिफॉर्म के बारे में मैं थोड़ा सा आपको समझाता हूँ। लैंड रिफॉर्म का मतलब है यानी भूमि सुधार अधिनियम। ये अधिनियम क्या है? यानी कि भूमि सुधार का मतलब क्या हुआ? यहाँ मेन मतलब है कि जमींदारों का उन्मूलन। क्या? जमींदारी प्रथा है उसको खत्म कर दिया जाए, बिचौलिए है यानी मध्यस्थ है उनका अंत किया जाए, और किसान को क्या दिया जाए? जमीन का मालिकाना हक दिया जाए, यानी जमीन का मालिक किसको बना जाए? किसान को बनाया जाए। साथ ही साथ क्या किया जाए? सहकारी, सामुदायिक कृषि, इन सब की बातें थी। लेकिन मेन मकसद था इसमें क्या कि जो किसान को मालिकाना हक दिया जाए और जमींदारी प्रथा और बिचौलियों का क्या किया जाए? अंत किया जाए। और अगर टेक्निकल टर्म में देखें तो कृषि का आधुनिकीकरण किया जाए, और नए उर्वरकों के हिसाब से खेती की जाए, नए इक्विपमेंट जो उपकरण है उसके आधार पर कृषि की जाए। लेकिन मेन जो लैंड रिफॉर्म था यानी भूमि सुधार जो अधिनियम था, उसका मेन मकसद क्या था? जमींदारों से को खत्म कर दिया जाए, जमींदारी प्रथा को खत्म कर दिया जाए। साथ ही जो बिचौली है
उस प्रथा को भी अंत, उसका भी अंत कर दिया जाए और जमीन का मालिकाना किसको दिया जाए, किसान को दिया जाए। अब ये जब लैंड रिफॉर्म बिल लाया गया तो पहला मामला पहुंच गया शंकरी प्रसाद का। जब शंकरी प्रसाद मामला पहुंचा 1951 में, तो जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया, इन दोनों मामलों में, इस मामले में और इस सज्जन सिंह मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सरकार का साथ दिया। और वो कैसे दिया, क्योंकि यहां जब ये मामला आया तो जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया, संविधान संशोधन किया और आर्टिकल 31 में 1 और 2 क्लोज जोड़ दिए, यानी 31A और B 2 क्लोज जोड़ दिए। क्या जोड़ा, ए के आधार पर क्या राज्य क्या कर सकता है किसी भी संपत्ति का क्या कर सकता है, अधिग्रहण कर सकता है, और क्या कर सकता है, संपत्ति का, अगर कोई संपत्ति है उसका क्या कर सकता है, प्रबंधन कर सकता है, मैनेजमेंट राज्य देख सकता है। तो इस आधार पे आर्टिकल 31A जोड़ दिया और बी में कह दिया कि जो बात ए में है, ए के तहत जो एक्ट बनाए गए, अधिनियम बनाए गए हैं, उन एक्ट के सारे अधिनियमों को इसमें बी में क्या कह दिया कि जो ए वाले जो एक्ट्स हैं उनको डाल दिया 9th शेड्यूल में, एस शेड्यूल में, 9th शेड्यूल में, 9वीं अनुसूची में। ठीक है, 9वीं अनुसूची क्या है कि अगर कोई भी एक्ट अगर इस अनुसूची में डाल दिया, 9th शेड्यूल में डाल दिया, तो उसके बाद में कोई भी कोर्ट उस पर क्या नहीं कर सकता, जुडिशियल रिव्यू नहीं कर सकता, यानी चाहे वो हाई कोर्ट हो चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, इसमें न्यायिक पुनर्वलोकन नहीं कर सकता। मतलब अब ये नहीं देख सकता सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट कि जो एक्ट बनाया गया, जैसे लैंड रिफॉर्म एक्ट है, कि इस एक्ट पर ये नहीं देख सकते कि ये एक्ट सही है या गलत। क्या कर नहीं कर सकता कि ये सही है या गलत, ये सुप्रीम कोर्ट इसमें जुडिशियल रिव्यू नहीं ला सकता। तो ऐसा किया गया कि जो ए के तहत तो राज्य क्या कर सकता है, जमीन का अधिग्रहण कर सकता है। क्यों कर सकता है भाई, बीपीएस भी लागू करनी है उसे, आर्टिकल 39 बी और सी लागू करना है, तो क्या कर सकता है वो जमीन, किसी भी जमीन को एक्वायर करने के लिए, अधिकृत करने के लिए क्या कर सकता है, एक्ट बना सकता है। और उस बी के तहत उस एक्ट को किस में डाल देगा, 9th शेड्यूल में। और 9th शेड्यूल में जानने के बाद आप क्या नहीं कर सकते, जुडिशियल रिव्यू नहीं कर सकते। जब ये लाया तो इसमें क्या किया, सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, सरकार को साथ दिया। क्यों, क्योंकि जब सरकार बनी थी उस समय, तो सारे के सारे जो सरकार में, जो संसद में जो लोग बैठे थे, वो सब क्या थे, स्वतंत्रता सेनानी तो थे। तो सुप्रीम कोर्ट का इन पे भरोसा भी ज्यादा था कि भाई ये लड़ाई के लिए लड़े हैं तो ये लोगों के लिए अच्छा ही करेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस मैटर में और इस मैटर में दोनों में क्या किया, सरकार का साथ दिया और कहा भाई कि अगर इनको 9th शेड्यूल में डाल दिया तो अब हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। तो सुप्रीम कोर्ट भी जान रहा था कि अगर हम इसमें बीच में दखल अंदाजी करेंगे तो जो गरीब लोग हैं, जो किसान है, जो महिला है, जो बच्चे हैं या जो वंचित वर्ग है, उनको आजादी सही में मायने में आजादी नहीं मिल पाएगी, क्योंकि राज्य उनके लिए फिर कैसे कुछ कर पाएगा। अगर मैं बीच में हर बात में सुप्रीम कोर्ट बीच में पड़ने लग जाएगा तो वो राज्य इनके लिए कुछ नहीं कर सकता। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, संसद को पूरी शक्ति दे दी कि आप कोई भी किसी भी चीज में क्या कर सकते हो, आप आर्टिकल 368 के तहत संविधान संशोधन कर सकते हो। तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं थी। अब मामला आया किसका, गोलकनाथ का। अब वो कब आया, 1967 में। और उस समय हमारी प्राइम मिनिस्टर कौन थी, इंदिरा गांधी। कौन थी, इंदिरा गांधी। इस समय प्राइम मिनिस्टर कौन थी, इंदिरा गांधी थी 1967 में। कब बनी, जब हमारे 66 में लाल बहादुर शास्त्री जी की डेथ हो गई थी, उसके बाद में इंदिरा गांधी पीएम बनी थी। 1966 के लगभग बनी थी, 67 में दोबारा इलेक्शन हुआ, उस समय फिर इंदिरा गांधी पीएम बनी और काफी लंबे समय तक चली थी, 1977 तक चली थी। ठीक है फ्रेंड्स, तो जब इंदिरा गांधी पीएम थी तो इस समय मामला आया गोलकनाथ मामला, ये वाला मामला। और गोलकनाथ मामला क्या था, जब पंजाब सरकार ने, देखो हर राज्य की सरकार उस समय लैंड रिफॉर्म एक्ट को लागू कर रही थी, लैंड रिफॉर्म एक्ट को लागू कर रही थी, यानी भूमि सुधार अधिनियम को लागू कर रही थी। तो जब बाकी सरकार, राजस्थान सरकार ये अधिनियम बना दिया था और बाकी सरकारों ने, बिहार सरकार ने बना दिया था। अब आया पंजाब सरकार ने, जब ये एक्ट लागू किया, उस समय क्या हुआ, जो गोलकनाथ, जो दो भाई थे हेनरी और विलियम गोलकनाथ, इनके पास 500 एकड़ जमीन थी
और ये पंजाब के थे दोनों भाई, क्रिश्चियन फैमिली थे शायद। तो इनके पास 500 एकड़ जमीन थी। अब बताओ 500 एकड़ जमीन अगर इन्हीं दोनों भाइयों के पास रहेगी तो बाकी किसानों को जमीन मिल पाएगी? नहीं मिल पाएगी। तो जब ये पंजाब में लैंड रिफॉर्म एक्ट लागू किया गया तो इनकी जमीन को क्या पंजाब सरकार ने हड़प लिया। अब ये चले गए सुप्रीम कोर्ट। कहाँ चले गए? सुप्रीम कोर्ट चले गए। सुप्रीम कोर्ट में जब गए तो सुप्रीम कोर्ट में उस समय 11 जजों की पीठ बैठी थी। तो बेंच थी वो कितनी, संवैधानिक बेंच कितनी थी? 11 जजों की। यानी जो बेंच मतलब जब किसी डिसीजन के लिए लोग जज बैठते हैं तो उसको बेंच या पीठ बोलते हैं। और संवैधानिक पीठ सुप्रीम कोर्ट में शायद 5 जजों की होती है, लेकिन उस समय कितने जज बैठे थे इसमें? 11 जज। और इन्होंने फैसला सुनाया कितने से? 6-5 से। यानी 6 इनके जो गोलकनाथ मामले हैं इसके पक्ष में थे और 5 क्या थे? विरोध में थे। और इन्होंने क्या कहा? तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संसद के पास इतना अधिकार नहीं है कि वो मूल अधिकारों को सीमित कर दे या उनको खत्म ही कर दे। ये संसद के पास अधिकार नहीं है। तो ये जो जब इस पे डिसीजन आया तो ये इंदिरा गांधी के लिए एक बहुत बड़ा झटका था। यानी जब इंदिरा गांधी चाह रही थी कि मैं कुछ ऐसा करूं कि एक महान नेता बन जाऊं, तो इंदिरा गांधी कुछ ऐसा ही करना चाह रही थी। और उस समय ये जब ये डिसीजन आया तो इंदिरा गांधी को इससे भारी धक्का लगा। अब जब लगा तो इसमें इसी समय ये डिसीजन आ गया 1967 वाले केस पे। अब इसके बाद में इंदिरा गांधी ने क्या किया? इस समय जब 1967 में इंदिरा गांधी की जब सरकार बनी थी तो टोटल इनके पास सीटें थी उस समय 283 के लगभग सीट थी, यानी 280 के ऊपर सीट थी। तो ज्यादा सीटें नहीं थी। जब सरकार बनी थी नीचे में कांग्रेस की बहुत ज्यादा सीटें थी और राज्य में भी इनके पास इतनी सरकारें नहीं थी। बाकी कई राज्यों में गैर कांग्रेस सरकार थी। और साथ ही साथ इस समय क्या हो रहा था? इंदिरा गांधी और जो मोरारजी देसाई थे, जो मोरारजी देसाई लाल बहादुर शास्त्री की, यानी लाल बहादुर शास्त्री से पहले जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु हुई थी। नेहरू जी की जब मृत्यु हुई थी तो उस समय भी ये प्राइम मिनिस्टर की दावेदार थी। उसके बाद में जब शास्त्री जी की मृत्यु हुई तो उसके बाद में भी ये प्राइम मिनिस्टर की दावेदार थी। लेकिन मोरारजी देसाई को मोरारजी को प्रधानमंत्री नहीं बनाया गया। तो यही फीस इनके चल रही थी कि प्रधानमंत्री तो मुझे बनना था और प्रधानमंत्री बना दिया किसको? इंदिरा गांधी को। और किसने बनाया? के कामराज ने, जो उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। तो अब मोरारजी इनकी सरकार में क्या थे? वित्त मंत्री थे। ये पहले भी जवाहरलाल नेहरू की सरकार में वित्त मंत्री थे, लेकिन जब इंदिरा गांधी की सरकार बनी तो मोरारजी क्या रहे? वित्त मंत्री। मोरारजी देसाई क्या रहे? वित्त मंत्री रहे इनकी सरकार में। साथ ही साथ डिप्टी पीएम भी रहे। डिप्टी पीएम, पहले डिप्टी पीएम थे हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल और दूसरे डिप्टी पीएम थे मोरारजी देसाई। तो मोरारजी देसाई डिप्टी पीएम थे और साथ ही वित्त मंत्री भी थे। तो इंदिरा गांधी ने क्या किया? 1969 में बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया। क्या कर दिया? बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया। जब बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया और 1970 में किया इन्होंने क्या? जो प्रीवी प्रेस क्या होता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। बैंकों का राष्ट्रीयकरण का मतलब हो गया जितने भी प्राइवेट बैंक थे वो सब क्या हो जाएंगे? सरकारी बैंक हो जाएंगे। और प्रीवी प्रेस क्या था? जब हमारा देश आजाद हुआ था तो जो हमारे रियासतों के जो राजा लोग थे उन्हें कहा गया था कि आप भारत संघ में शामिल हो जाइए, इसके बदले हम आपको क्या देंगे? पैसे देंगे। यानी हर मंथली आपको पैसे भेज दिए जाएंगे और खर्चा दिया जाएगा, साथ ही कुछ सुविधाएं भी दी जाएंगी। तो वो बहुत ज्यादा थी उस समय। तो उस चीज को क्या बोला जाता था? प्रीवी प्रेस। यानी जो राजा महाराजा को विशेष सुविधाएं और विशेषाधिकार दिए जा रहे थे, भत्ते दिए जा रहे थे, उनको क्या बोला जाता था? प्रीवी प्रेस। तो इंदिरा गांधी ने क्या किया कि भाई ये इनको बहुत पैसा दिया जा रहा है, ये सही बात नहीं है, इसको खत्म कर देते हैं। जब बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया तो इन्होंने मोरारजी देसाई से नहीं पूछा। तो मोरारजी इस बात से नाराज हो गए क्योंकि वो वित्त मंत्री थे, उनसे राय तो लेनी चाहिए थी, तो उनसे राय नहीं ली गई। साथ ही साथ जब 1970 में प्रीवी प्रेस इसको खत्म कर दिया तो इन दोनों मामलों में क्या हुआ? एक आरसी कूपर थे, वो इस मामले में सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए और जो क्या नाम मदन राव सिंधिया वो क्या कहे, या माधवराव सिंधिया, सॉरी माधवराव सिंधिया क्या
इस प्रीव्यू प्रेस वाले केस को लेकर सुप्रीम कोर्ट चले गए। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, उस समय देखो मैंने क्या कहा, सरकार यहाँ कमजोर थी। कितनी सीटें थी, 283 के लगभग सीट थी। तो सरकार ज्यादा हावी नहीं थी और सरकार के आपस में ही, कांग्रेस के बीच में ही फूट थी। तो सुप्रीम कोर्ट क्या होता है, जब सरकार कमजोर होती है तो सुप्रीम कोर्ट हावी हो जाता है सरकार पे। तो यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, इन दोनों मामलों को क्या कर दिया, दोनों जो मामले थे इनको असंवैधानिक, दोनों संशोधनों को क्या कर दिया, असंवैधानिक करार दे दिया। दोनों क्या हो गए, असंवैधानिक। अब पहला इंदिरा गांधी जी के लिए ये झटका हो गया और दो झटके ये हो गए, तो 3 झटके लग गए। अब 3 मतलब लगा कि सुप्रीम कोर्ट, उसे लगा कि सुप्रीम कोर्ट तो मेरे पीछे पड़ गया है, मुझे काम नहीं करने देगा। तो क्या किया, जब 1971 में, देखो 1967 में चुनाव हुए थे लोकसभा के, उसके बाद में चुनाव होने थे 1972 में, 5 साल बाद में। लेकिन 1971 में क्या कर दिया, इंदिरा गांधी ने बोला राष्ट्रपति को, कौन थे, बीवी गिरी जी, उनको बोला कि आप क्या करो, संसद को भंग करो और क्या करो, नए चुनाव कराओ। 72 में न करवा के कब करवा दो, 71 में करवा दो, 71 में करवा दो। तो क्या किया, ये प्रधानमंत्री के पास अधिकार होता है, वो कभी भी संसद भंग करवा सकता है। तो चुनाव कब हुए, 1971 में। और इंदिरा गांधी लोगों के बीच में गई और बोली कि देखो मैं तो आप लोगों के लिए सब कुछ करना चाह रही हूँ, देखो मैंने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया आप लोगों के लिए, प्रीव्यू प्रेस खत्म किया ताकि ये पैसा आप लोगों को दिया जा सके, ठीक है। गोलकनाथ मामले में देखो मैंने तो पूछा था कि ये जमीन मैं किसानों को बांट दूं, लेकिन ये जमीन सुप्रीम कोर्ट ने देने नहीं दी। क्यों, क्योंकि मेरे पास पावर ही नहीं था इतना। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप मुझे चाहते हो मैं आप लोगों के लिए कुछ करूं तो मुझे भारी बहुमत से जिताइए। तो भाई लोगों ने उनकी बात सुन ली, लोगों ने उनकी बात सुन ली, गरीब जनता ने उनकी बात सुन ली और इनको सीटें मिली 71 के इलेक्शन में, 1971 वाले में 352 या 350 के अबव मिली, यानी भारी बहुमत मिला। और बाकी कुछ राज्यों में भी कांग्रेस की सरकारें बनी। तो अब इंदिरा गांधी को लगा कि मैं अब पूरा काम क्या करूंगी, पूरे मेरे हिसाब से करूंगी सारा काम। तो उन्होंने क्या हुआ, 1971 में ही, 1971 में क्या कर दिए, ताबड़तोड़ संशोधन कर दिए। संशोधन किया 24वां संशोधन, 25वां, 26वां और लास्ट में 29 ये संशोधन किए। 24 के तहत क्या बोला, क्या कहा गया कि राज्य क्या कर सकता है, संसद किसी भी संविधान के किसी भी भाग में क्या कर सकती है, संशोधन कर सकती है, चाहे वो मूल अधिकारी क्यों ना होगा। तो ये संशोधन कर दिया 24वां कि संसद संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है, चाहे वो मूल अधिकारी क्यों ना हो। 25 के तहत क्या कहा गया कि अगर संसद क्या है, आर्टिकल 39 बी और सी के लिए अगर कोई कानून बनाती है तो आप उस कानून को सुप्रीम कोर्ट में इस आधार पर चुनौती नहीं दे सकते कि वो आर्टिकल 14, आर्टिकल 19 और आर्टिकल 31 का उल्लंघन करता है, इस आधार पर आप चुनौती नहीं दे सकते। तो ये संशोधन कर दिया। 26 के आधार में क्या किया, प्रीव्यू प्रेस को खत्म कर दिया, यानी जो राजाओं की परिभाषा बताने वाले जो आर्टिकल थे उन्हीं को खत्म कर दिया। तो प्रीव्यू प्रेस खत्म हो गया। अब ये 29 का मैं थोड़ा बाद में बताता हूँ। ये 3 संशोधन करे जो ताबड़तोड़, यानी एक साथ तीनों संशोधन कर दिए। अब लगने लगा कि इंदिरा गांधी कुछ ज्यादा ही तानाशाह बनने जा रही है, यानी वो क्या करती, पूरे डिसीजन ऐसे ले रही थी ना, तो लग रहा था कि इंदिरा गांधी तानाशाह बन जाएगी। तो अब ये तीनों संशोधन किस लिए किए, एक तो गोरखनाथ मामले को खारिज करने के लिए, दूसरा जो बैंकों का राष्ट्रीयकरण था उसके लिए, और तीसरा प्रीव्यू प्रेस वाला समझिए ये वाला। 25 नंबर क्या था, बैंकों के राष्ट्रीयकरण को खत्म करने के लिए। 24 नंबर क्या था, गोरखनाथ मामले को खत्म, इस गोरखनाथ मामले को पलटने के लिए ये 3 संशोधन किए। तो इसमें गोरखनाथ वाला मामला चला गया। क्यों, क्योंकि अब राज्य इनके आधार पर आर्टिकल बी और सी के आधार पर वो काम करेगा। उसके लिए आप क्या नहीं कर सकते हो, आर्टिकल 14, 19 और 31 के तहत आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते। ये नहीं कह सकते कि मेरे मूल अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है। तो बताया कि ये 3 संशोधन करें। अब मामला आ गया कौन सा, केरल वाला। अब बताता हूं क्या हुआ। देखो केरल में एक मठ था,
बता रहा हूं, केरल में एक जिला है कासरगोड। कासरगोड जिला है जो कर्नाटका और केरल के बॉर्डर के पास में है। इसमें एक कौन सा एडनीर एक जगह है, वहां एक प्राचीन शैव मठ है। और इस मठ की केरल और जो कर्नाटका है उन दोनों में, केरल और कर्नाटका राज्य दोनों में इस मठ का बहुत सम्मान है। और इस मठ के प्रमुख थे कौन? केशवानंद भारती। कौन थे? केशवानंद भारती। इसके क्या थे? मठ के प्रमुख। और मठ के प्रमुख को क्या बोला जाता है वहां पे? शंकराचार्य। क्या? शंकराचार्य। और ये मठ है कम से कम भी 1200 साल पुराना मठ है। 1200 साल पुराना मठ है। तो फ्रेंड्स, इस मठ में क्या था? इस मठ, मैंने बताया कि केरल और कर्नाटका दोनों राज्यों में इसका बहुत सम्मान था। तो इस मठ के पास बहुत संपत्ति थी, यानी हजारों एकड़ जमीन थी इसके पास, काफी जमीन थी और पैसा भी खूब था, संपत्ति भी खूब थी। उस संपत्ति के आधार पर क्या चल रहे थे? संगीत और नाट्य कला के कॉलेज चल रहे थे। इसी मठ की जो संपत्ति है उससे साथ ही साथ कुछ अलग व्यवसाय भी चल रहे थे। इससे अलग व्यवसाय भी चल रहे थे। तो फ्रेंड्स, ये था केरल का कासरगोड में एडनी जगह में एक शैव मठ, जिसके प्रमुख केशवानंद और उन्हें कहा जाता था शंकराचार्य। वो मठ कितना पुराना था? 1200 साल पुराना था। इसके पास बहुत संपत्ति, उस संपत्ति से क्या होता था? संगीत और नाट्य कॉलेज चलते थे और बाकी व्यवसाय भी चलता था। अब सुनना, अब याद आएगा आपको आर्टिकल 26, वो मैं बताता हूँ। अब केरल में क्या हुआ? जब मैंने कहा राजस्थान में हो गया, बिहार में हो गया, बाकी और स्टेट में कौन सा लैंड रिफॉर्म एक्ट लागू कर दिया। अब लैंड रिफॉर्म एक्ट लगाया गया केरल में। कब? 1972 में केरल में क्या लगाया गया? भूमि सुधार अधिनियम एक्ट लिख देता हूं यहाँ पे। भूमि सुधार अधिनियम केरल में लागू किया गया 1972 में, ठीक है। और इस एक्ट को केंद्र सरकार ने किसमें डाल दिया? 9th शेड्यूल में। किसमें? 9वीं अनुसूची में, 9th शेड्यूल में डाल दिया। इसका मतलब कि अब आप इस एक्ट पे कोई जुडिशियल रिव्यू नहीं ला सकते। कहाँ डाल दिया? 9th शेड्यूल में। और वहां इसके तहत क्या नहीं कर सकते आप? जुडिशियल रिव्यू नहीं कर सकते। देखो 9th शेड्यूल बहुत ही विवादास्पद शेड्यूल है। इसमें इनिशियल में टोटल 13 ऐसे एक्ट्स थे, लेकिन आज के टाइम पे इसमें टोटल इनिशियल में 13 थे और आज लगभग 84 के लगभग एक्ट्स इसमें हैं। जो एक्ट और रेगुलेशन थे वो टोटल कितने? 284 है इस समय। और इनपे क्या नहीं हो सकता? संविधान क्या जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता। क्या नहीं हो सकता? जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता। अब जब केरल में लैंड रिफॉर्म एक्ट लागू हुआ, तो अब जब लैंड रिफॉर्म एक्ट लागू होगा तो क्या होगा? आपको पता ही है क्या हो जाएगा? जमींदारों की जमीन हड़प ली जाएगी। और कितनी हड़प ली जाएगी? एक लिमिट कर दी भाई, इतनी जमीन आप रख सकते हो। इससे ज्यादा की जमीन होगी वो किसमें बांटी जाएगी? किसानों में बांटी जाएगी। और बाकी जमीन बच गई वो किसके पास रहेगी? राज्य के पास रहेगी। दूसरा, जब जमींदारों की हड़पी, तो मैंने बताया कि जो ये मठ था, उस मठ के पास जो संपत्ति थी, मठ की जो संपत्ति थी वो भी राज्य ने ले ली। क्यों? ये तो मठ की संपत्ति थी, वो भी किसने ले ली? राज्य ने ली। किस आधार पर ले ली? आर्टिकल 31 के ए के आधार पर ले ली कि राज्य क्या कर सकता है? किसी संपत्ति को एक्वायर कर सकता है, अधिग्रहण कर सकता है। साथ ही किसी संपत्ति का मैनेजमेंट कौन देख सकता है? राज्य देख सकता है। और ऐसे कानून किसमें डाल दिए जाएंगे? 9th शेड्यूल में। तो आप उसमें जुडिशियल रिव्यू नहीं ला सकते। तो ये जो मठ की संपत्ति और मठ का जो प्रबंधन है वो किसके हाथ में चला गया? केरला सरकार के हाथ में चला गया। और उसको केंद्र सरकार ने किसमें डाल दिया? 9th शेड्यूल में डाल दिया। तो अब भाई केशवानंद जी ने क्या किया कि मैं मूल अधिकारों का उल्लंघन है, इस आधार पर इन्होंने केरल हाई कोर्ट में केस दायर किया। वहां केस हार गए। फिर हमारे एक प्रसिद्ध वकील, जो बहुत ही प्रसिद्ध वकील है, उनका नाम क्या है? नानी पालखीवाला। क्या?
नानी पालखीवाला, ये एक प्रसिद्ध वकील है, बहुत ही प्रसिद्ध वकील थे सुप्रीम कोर्ट के, नानी पालखीवाला। इन्होंने इनके केस को सुप्रीम कोर्ट में लेके गए और सुप्रीम कोर्ट में जब ये केस गया तो अब इस केस ने किसको चुनौती दी? इन्होंने दी जो संविधान संशोधन किया था इन्होंने 24 नंबर, 25 नंबर, 29 नंबर, इन तीनों संविधान संशोधनों और साथ ही कौन सा था, गोलकनाथ मामला, इन चारों को क्या कर दिया, चुनौती दी। इन्होंने बोला जाके भाई कि ये जो आप बना रहे हो, आप जो 24 नंबर बनाया कि आप राज्य कोई भी कानून बना सकता है जमीन हड़पने के लिए या कोई भी संविधान में संशोधन कर सकता है। 25 के तहत क्या कर सकता है कि वो बी और सी के को प्रभावी बनाने के लिए वो क्या कर सकता है, जमीन का भूमि का अधिग्रहण कर सकता है, संपत्ति का अधिग्रहण कर सकता है, संपत्ति का क्या कर सकता है, प्रबंधन कर सकता है। और आप इसके आधार पे क्या नहीं कर सकते हो कि आर्टिकल 14, 19 और 31 का उल्लंघन हो रहा है, इसके आधार पर इसको चुनौती नहीं दे सकते हो। 29 में क्या किया, केरला भूमि सुधार एक्ट को किसमें डाला, 9th शेड्यूल में, और गोलकनाथ वाला मामला आ गया इसमें। अब जब गोलकनाथ वाले मामला ये सब आ गए तो मैंने बताया कि गोलकनाथ मामले में कितने जज बैठे थे, 11। तो अब अगर सेम कोई मामला अगर दोबारा आता है या ऐसे मामले पर दोबारा पुनर्विचार होता है तो जो दूसरी पीठ बैठेगी यानी तो बेंच बैठेगी वो इतने जज होने चाहिए। लेकिन जो ये केशवानंद भारती मामला आया इसमें टोटल जज बैठे 13 और उस समय देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट में 13 ही जज थे चीफ जस्टिस को मिला के। तो टोटल जज कितने बैठे इसमें, 13। जो संवैधानिक पीठ बैठी वो कितने जजों की थी, 13 की। और इन सब जजों के क्या थे, मत भी, इनकी राय भी क्या थी, सबकी अलग अलग थी। क्या थी, सबकी राय अलग अलग थी। और उस समय मुख्य न्यायाधीश कौन थे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन थे उस समय, SM सीकरी कौन थे, सर्वमित्र सीकरी उस समय क्या थे, चीफ जस्टिस थे। और ये होने वाले थे रिटायरमेंट कब, 25 अप्रैल 1973 को रिटायरमेंट होने वाली थी। तो इस मामले पर टोटल 68 दिन की बहस चली, 68 डेज तक बहस हुई। उसके बाद में जब 24 अप्रैल आया और ये रिटायरमेंट होने वाले थे, कौन, SM सीकरी साहब रिटायरमेंट होने वाले थे। अब कोई भी जब सुप्रीम कोर्ट का जज रिटायरमेंट होना होता है तो वो चाहता है कि मैं लास्ट दिन ऐसे डिसीजन लूं ताकि मुझे याद रखा जाए। जैसा आपने रिसेंटली देखा होगा जो हमारे रंजन गोगोई साहब थे, उन्होंने अयोध्या के जो बहुत लंबे मैटर थे उसका सॉर्ट आउट किया, उस पर डिसीजन दिया। तो ऐसा इन्होंने कहा, क्या किया कि मैं भी कुछ ऐसा ही डिसीजन देता हूं। तो 24 अप्रैल को क्या किया इन्होंने, इस केशवानंद भारती मामले पे जजमेंट सुनाया। और वो जजमेंट में बताया कि जो 13 जज थे, 13 के 13 जजों की राय अलग अलग थी। अब उसमें क्या कहा, ठीक है कि हमें कोई दिक्कत नहीं है। इन्होंने क्या बोला कि हमें कोई दिक्कत नहीं है, आपने 24 अमेंडमेंट किया है, यानी आप संविधान में संशोधन करने की आपके पास पूरी शक्ति है। हम आपको संसद को सीमित नहीं कर रहे हैं, संसद पे कोई हम क्या नहीं कर रहे, नियंत्रण नहीं करें, हमारा संसद पे इन अमेंडमेंट को लेकर कोई कंट्रोल नहीं करेंगे, हम संसद को सीमित नहीं करेंगे। दूसरा बोला कि आप अगर 25 जो अमेंडमेंट कर रहे हो, यानी आप अगर नीति के निर्देशक तत्वों को लागू करने के लिए अगर आप जनहित में या लोक कल्याण के लिए अगर आप कुछ कर रहे हो तो हम ये कोई भी व्यक्ति आर्टिकल 14, 19 और 31 का लेके संविधान में क्या सुप्रीम कोर्ट में चुनौती नहीं दे सकता। ये भी हमारे लिए सही है, कोई दिक्कत नहीं। आपने केरला भूमि सुधार अधिनियम को भी अगर 29 शेड्यूल में डाल दिया, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हमें लेकिन एक बात से भी दिक्कत है, वो क्या है कि आप कुछ भी करो लेकिन आप क्या नहीं कर सकते, संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर यानी मूलभूत ढांचे में कुछ भी संशोधन नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते, मूलभूत ढांचे में कुछ भी संशोधन नहीं कर सकते। अब मूलभूत ढांचा क्या है, अब सरकार ने पूछा कि भाई ये तो ठीक है, इंदिरा गांधी सोच रही थी कि मैं कुछ करूंगी
लेकिन आपने ये डाल दिया कि मूलभूत ढांचे में। तो बेसिक स्ट्रक्चर वाला जो कॉन्सेप्ट है वो इसी मुकदमे में, इसी मामले में आया था कि संविधान का जो बेसिक स्ट्रक्चर यानी मूलभूत ढांचा जो शब्द यूज किया गया वो इस मामले में आया। और ये मामला इसी वर्ड से, इन्हीं दो वर्डों से, बेसिक स्ट्रक्चर, इसी वर्ड से क्या है, इतिहास में दर्ज हो गया। और ये आज बहुत ही महत्वपूर्ण मामला बन गया। अब कैसे, तो जजों में बहस हुई, तो कुछ लोग इसके पक्ष में आए, कुछ इसके विपक्ष में आए। तो बेसिक स्ट्रक्चर का मतलब कि पहले सरकार ने पूछा कि बेसिक स्ट्रक्चर का मतलब तो समझो, बेसिक स्ट्रक्चर क्या है। तो उन्होंने कहा नहीं है, ये हम आपको टाइम टू टाइम समझा देंगे। तो कुछ बातें उन्होंने बता दी। तो वो क्या थी बेसिक स्ट्रक्चर, संविधान ही सर्वोच्च है, संविधान से बड़ा कुछ भी नहीं है। और कानून का, भारत है में क्या है, कानून का शासन है, यानी रूल ऑफ लॉ, नहीं सॉरी, रूल ऑफ लॉ। और साथ ही क्या है, यानी विधि का शासन है भारत में। साथ ही भारत की जो न्यायपालिका है वो क्या रहेगी, स्वतंत्र रहेगी, यानी आप इसको नियंत्रण में नहीं, एग्जीक्यूटिव क्या नहीं कर सकती, न्यायपालिका पे नियंत्रण नहीं कर सकती। साथ ही जो कार्यपालिका है, न्यायपालिका है, व्यवस्थापिका है, इनकी शक्तियों में क्या रहेगा, पृथक्करण रहेगा, शक्तियां सबकी अलग अलग रहेगी। साथ ही भारत जो यूनियन ऑफ स्टेट है इसको आप साइन नहीं कर सकते, ये भी संविधान का क्या है, बेसिक स्ट्रक्चर में आता है। साथ ही भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, ये भी एक बेसिक स्ट्रक्चर में आता है। साथ ही भारत एक संप्रभु लोकतांत्रिक राज्य है, यानी आप सोवरेनिटी को खत्म नहीं कर सकते, ये भी बेसिक स्ट्रक्चर में आता है। इसके अलावा भारत में संसदीय प्रणाली रहेगी, यानी राष्ट्रपति शासन नहीं रहेगा, क्या रहेगी, संसदीय प्रणाली रहेगी। और भारत में जो चुनाव होंगे वो स्वतंत्र और निष्पक्ष रहेंगे। और भारत का जो कल्याणकारी राज्य का जो स्वरूप है वो भी इसमें आएगा बेसिक स्ट्रक्चर में। तो ऐसे करके संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर है सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को बता दिए। साथ ही ये कहा कि और भी बेसिक स्ट्रक्चर है वो हम आपको टाइम टू टाइम बताते रहेंगे, जब समय आएगा हम आपको बताएंगे और हम डिसाइड करेंगे कि संविधान के बेसिक ढांचे में क्या क्या आता है, यानी जो आधारभूत ढांचा है उसमें क्या क्या है। तो इस बेसिक ढांचे के लिए ही कहा गया कि ये जो केशवानंद भारती मामला है वो क्या हो गया, संविधान का रक्षक हो गया, यानी लोकतंत्र का, आपको तो लोकतंत्र का रक्षक हो गया। अगर इस समय ये फैसले में जो फैसला आया तो इसमें क्या किया, 7 जज इस फैसले के पक्ष में आए और 6 जज इसके विरोध में आए, जिसमें एक जज थे ए.एन. रे थे। और इसमें पक्ष में कौन थे, ये एस.एम. सीकरी साहब, खन्ना साहब और भी थे, हेगड़े साहब, कुछ ऐसे 7 जज थे टोटल इसके पक्ष में और 6 थे विरोध में। हालांकि जो केशवानंद भारती मामला था, जो केशवानंद थे इस केस को हार गए थे। क्यों, क्योंकि सरकार ने क्या बोला, 25th अमेंडमेंट और 29th अमेंडमेंट को क्या कर दिया, कंटिन्यू रख दिया। तो ये केस तो हार गए। हालांकि ये जो इन्होंने जो केस किया था वो तो ये हार गए, इनको वापस जो मठ की जमीन थी नहीं मिली, मठ की संपत्ति का प्रबंधन इनको वापस नहीं मिला। लेकिन जो भारत का संविधान है वो जीत गया, साथ ही साथ भारत का लोकतंत्र इसमें जीत गया। अगर उस दिन ये डिसीजन नहीं आता और बेसिक स्ट्रक्चर की बात नहीं कही जाती तो इंदिरा गांधी जिस हिसाब से डिसीजन ले रही थी उस हिसाब से शायद आज जो लोकतंत्र आप देख रहे हैं वो लोकतंत्र आपको दिखाई नहीं पड़ता, आप अलग प्रकार का लोकतंत्र देख रहे होते। साथ ही साथ जो संविधान आज बचा हुआ है वो इसी जजमेंट से बचा हुआ है, इसी बेसिक स्ट्रक्चर की बात से बचा हुआ है। अदरवाइज आज संविधान का ये स्वरूप नहीं रहता। तो केशवानंद भारती को तो ये भी पता नहीं था कि मेरा जो मामला है वो इतना बड़ा हो जाएगा, मेरा जो मामला है इतना बड़ा हो जाएगा। जब लोगों ने कहा कि भाई आपका नाम पूरे इतिहास में दर्ज हो गया है, पूरे अखबारों में छपा है, तब बोला कि ऐसा क्या हो गया कि भाई मेरा तो थोड़ा संपत्ति का मामला था। नहीं गए, आपके मामला इतिहास में दर्ज हो गया, आपका नाम हमेशा रहेगा। और ये ऐसे व्यक्ति थे कि अपने एडवोकेट जो सुप्रीम कोर्ट में वकील थे, इनके नानी पाल के वाला उनसे मिले भी नहीं थे, जजमेंट के बाद ही उनसे मिले थे। तो फ्रेंड्स ये था केशवानंद भारती मामला। आप आई होप आपको समझ में आया होगा। अब मैंने एक बताया था कि जो एस.एन. रे थे वो क्या थे, इन्होंने इसके विरोध में क्या किया था, अपना फैसला सुनाया था। तो जब ये 25 अप्रैल को जब सीकरी साहब रिटायरमेंट हो गए
तो एन रे साहब थे चौथे नंबर पे, इनसे 3 सीनियर थे, ये चौथे नंबर पे थे जज। और हमारे यहाँ जज का, हमारे जब सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का चुनाव होता है तो कोलेजियम सिस्टम से होता है, यानी जो सीनियर मोस्ट जज होता है वो क्या बनता है, सुप्रीम कोर्ट का जज बनता है। सीनियर मोस्ट जज होता है वो क्या बनता है, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बनता है। तो यहाँ एन रे साहब थे 4 नंबर पे, इनसे पहले 3 सीनियर थे। अब इंदिरा गांधी यहाँ वैसे ही इस फैसले से परेशान थी, तो इन्होंने सोचा कि चलो हम अब कुछ कर देते हैं। तो इन्होंने क्या किया, इन 3 जजों को, जो सीनियर जज थे उनको नजरअंदाज किया, और चौथे नंबर पे थे रे साहब, इनको बना दिया चीफ जस्टिस। क्या बना दिया, चीफ जस्टिस। इसके बाद में भी 2 ऐसे जजों को और बनाया जो जूनियर थे, सीनियर की अवहेलना करके। तो इन तीनों जजों ने क्या कर दिया, इस्तीफा दे दिया, और ये क्या बन गए, मुख्य न्यायाधीश बन गए। क्या बन गए, मुख्य न्यायाधीश बन गए। तो फ्रेंड्स ये था आपका केशवानंद भारती मामला। और मैंने बताया कि 24 अप्रैल 1973 की डेट इसीलिए फेमस है क्योंकि इसी दिन के जो जजमेंट था, उस जजमेंट से हमारा संविधान आज बचा हुआ है, हमारा लोकतंत्र आज बचा हुआ है। साथ ही साथ दूसरा बताया कि इस दिन क्या हुआ था, हमारे महान क्रिकेटर भारत रत्न सचिन तेंदुलकर का क्या हुआ था, जन्म हुआ था। तो आई होप फ्रेंड्स आपको समझ में आया होगा। अगर कोई आपको डाउट हो तो आप कमेंट्स में लिखना, आगे मैं और कुछ के बारे में कुछ समझा दूंगा। तो फ्रेंड्स आई होप आपको क्लास समझ में आई होगी। आज की क्लास में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करना। तो नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।